नमस्कार। कैरियर ग्रोथ चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और साथ में उन्हें हल भी करेंगे, ताकि आने वाले 27 अगस्त को जो आपकी एग्जाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी मदद मिले। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। यूनिट 1 में हमने ऑलरेडी जो पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ यूनिट 2 का पार्ट 1। इसमें हम टोटल 70 क्वेश्चंस है ना, 70 यानी टोटल हम 70 क्वेश्चंस जो है वो करेंगे। पहले पार्ट में हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन इन सेकेंड पार्ट हम जो है 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले यूनिट में ऑलरेडी हम 82 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए, नेक्स्ट जो है हमारे पास पहला आपका जो यूनिट है, सो ये आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। यानी ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में इनमें से कौन आउटकम नहीं है। तो आप देखिए, जहां तक आउटकम्स की बात होती है रिसर्च, तो कुछ ऐसे आप कीवर्ड्स को पकड़कर चलिए तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि कॉन्सेप्ट अवधारणा, अरे भाई बिना अवधारणा के तो कोई आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, इसका मतलब इसका आंसर रिसर्च हो ही नहीं सकता। फिर आता है हाइपोथेसिस। एवरी रिसर्च हैज हाइपोथेसिस। एट द एंड ऑफ रिसर्च आइदर हाइपोथेसिस विल एक्सेप्ट और रिजेक्टेड, लेकिन हाइपोथेसिस तो आपको रखना ही पड़ेगा, तो ये तो इसका है वर्ड। फिर आता कैटेगरीज। तो भाई रिसर्च में तो बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, जो इसका हिस्सा नहीं है, वो क्या है, नैरेटिव। कभी भी रिसर्च जो है वो पहले से किसी नैरेटिव को सेट करके नहीं किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नीचे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं और उनका एक कॉम्बिनेशन दे रखा है। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो अगेन यहाँ पर भी क्या होता है, एक की स्टेटमेंट होता है, या तो वो सबका हिस्सा होगा या वो हिस्सा नहीं होगा। ये दो में से किसी एक पर भी आप हो जाते हैं तो आप आंसर के आपके करेक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो आप देखिए कि पहला स्टेटमेंट क्या है, सैंपलिंग रिलेटेड एरर इज सबसम्ड अंडर द कैटेगरी नॉन सैंपलिंग एरर। बिल्कुल, सैंपलिंग जो एरर है सबमर्ज्ड अंडर द कैटेगरी, उसको वो क्या कह रहे हैं कि नॉन सैंपलिंग एरर्स है। सेकेंड आ रहा है, सैंपलिंग एरर डजंट ऑकर इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपलिंग। जैसे आप पढ़ोगे तो ये तो बिल्कुल एकदम से सिर पर धम्म से हथौड़ा पड़ा, अरे भाई ऐसा कोई रिसर्च हो ही नहीं सकता कि जिसमें एरर ना हो। ये क्या कह रहा है कि सैंपलिंग एरर डजंट ऑकर, और वो भी मल्टी स्टेज क्लस्टर में, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब जिसमें भी सेकंड ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ये आप देखिए सी यहाँ से बाहर हो गया, अब डी बाहर हो गया। अब इसका मतलब है कि पहला तो आपका आंसर का हिस्सा है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से तीसरा सही है या चौथा। तो तीसरा क्या कह रहा है, inaccurate sampling frame and non-response are example of sampling related error। तो errors में ये क्लियर है। फिर भी हम चौथे पर चलते हैं, देखते हैं वहां हमें क्या क्लू मिलता है। तो आप देखिए, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द हेट्रोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग एरर। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए। तो ये हमारा इस तरीके से दो क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, which among the following is not related to the qualitative research, है ना। which among the following is not related to the qualitative research। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या थीमेटिक एनालिसिस होता है, बिल्कुल होता है। केस स्टडी होती है, डिस्कोर्स एनालिसिस होता है, सर्वे मेथड। क्वालिटेटिव में सर्वे मेथड वैसे होता तो है, लेकिन अब यहाँ पर ही कह रहा है कि नॉट रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव। इनमें से क्वालिटेटिव का कौन सा है। अब सर्वे बहुत सारे तरीके की हो सकते हैं, अब हमें इन चार में से एक को आउट करना है, तो डेफिनेटली हम किसको आउट करेंगे, डी को ही आउट करेंगे, क्योंकि बाकी सब जो थीमेटिक एनालिसिस है, केस स्टडी होता ही होता है, क्वालिटी एनालिसिस में डिस्कोर्स एनालिसिस भी होता है ना। फिर है आपका, ए कॉलेज टीचर डज रिसर्च विद ए व्यू
to depict the reality situation relating to the home conditions of students and hostels, provided for which of the following research format will be helpful। यानी एक कॉलेज टीचर जो है वो रिसर्च करना चाह रहा है किसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, होम कंडीशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड हॉस्टल्स प्रोवाइडेड फॉर विच, मतलब घर की परिस्थितियां क्या है और हॉस्टल्स वाले क्या प्रोवाइड कराते हैं, इसके बारे में वो एक रिसर्च करना चाह रहा है। तो हमें बताना है कि कौन सा फॉर्मेट होगा। तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट तो एक के साथ तो होगा नहीं, डिस्क्रिप्टिव हो नहीं सकता है, एथनोग्राफिक होगा नहीं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, भाई जो भी हॉस्टल्स में जो लोग रह रहे हैं वो पार्टिसिपेंट्स हो गए, उनके क्या ऑब्जर्वेशन है उसके लिए करेगा। तो इसलिए चौथा करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5th। तो क्वेश्चन नंबर 5th है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च द स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज अटमोस्ट। निम्न में से किसके लिए, किस चरण में, है ना, क्रिएटिविटी रचनात्मकता और परिकल्पना इमेजिनेशन के लिए बहुत ज्यादा स्कोप होता है। तो आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, ना ना ना, figuring out the related studies and identifying variables and hypothesizing, सही, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पांचवे का सही आंसर है सी, क्योंकि डाटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट्स उसमें आएगा ही नहीं, है ना। फिर है छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक will be appropriate for data analysis when the observations are available in the form of frequencies। अरे भाई frequencies के फॉर्म में है तो स्पष्ट है, जब आवृत्तियों के रूप में होता है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं, नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। ये आप जो स्टैटिस्टिक्स का ये कंटेंट है तो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, तो मैं एक बार आपको अलग से एक वीडियो इस बारे में भी मैं बनाऊंगा कि जिसमें हम डिफरेंट टेस्ट को देखेंगे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इन केस द पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, यानी आपका जो रिसर्च का जो पॉपुलेशन है जहाँ से आप डेटा कलेक्शन से जो भी बना रहे हो वो क्या है, हेट्रोजीनियस नेचर की, विषमांगी प्रकृति की है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग टेक्निक्स विल एंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस ऑफ सैंपल यूनिट्स, इनमें से कौन जो है वो सबसे अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक सैम्पलिंग तो है ही नहीं, क्योंकि आपका हेट्रोजीनियस नेचर है, सिंपल रैंडम भी आप नहीं कर सकते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग तो एक जैसा होगा तो क्लस्टर आप चुनेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 7th का बी। 8th, a research scholar while finally reporting the research results in the form of a thesis acknowledges the support of his/her supervisor in the preface, दिस विल बी ट्रीटेड एज। तो ये किसके लिए ट्रीट किया जाता है, तो पार्ट ऑफ एथिकली, ये एथिक्स कहता है कि यू मस्ट एक्नॉलेज द पर्सन आर द सपोर्टर्स आर द सुपरवाइजर जिन्होंने भी रिसर्च करने के दौरान आपकी मदद की है, आपकी हेल्प की है ना। फिर आता आपका 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग represents the correct order of sequence for reading skills in the context of research। रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में निम्न में से क्या सही क्रम बता रहा है। अब आप देखो भाई, कोई भी रिसर्च स्टार्ट होता है तो सर्वे तो पहले करोगे ना, और सर्वे के दौरान ही आप क्वेश्चंस और ये सब पूछोगे, क्योंकि देखो यहाँ पर सर्वे वर्ड आ रहा है। अब ये सर्वे तो आखिरी में आ रहा था, आखिरी में थोड़ी होगा सर्वे भैया, तो ये बाहर हो गया। अब सर्वे के पहले क्वेश्चन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सर्वे के पहले ही रिव्यू, भाई सर्वे करोगे क्वेश्चन करोगे तब तो जाके रिव्यू होगा ना। तो सर्वे, फिर क्वेश्चन, फिर रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। तो करेक्ट आंसर इज डी। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट एन एक्शन रिसर्च साइकिल। एक्शन रिसर्च साइकिल में इसमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन सेट कौन सा है। तो आप देखें कि एक्ट है, प्लान है, ऑब्जर्व है, रिफ्लेक्ट है। तो आप देखो कि एक्ट और प्लान, तो पहले प्लान बनता है फिर एक्ट होता है, तो इसका मतलब है कि जहां भी एक्ट और प्लान में ये आ गया तो ये तो आपका पहले ही बाहर हो गया। आप देखो यहाँ पे प्लान फिर रिफ्लेक्ट हो गया और आखिरी में एक्ट, ऐसा थोड़ी ना होता भैया, तो तू भी बाहर चले जाओ। फिर एक्ट और प्लान, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, पहले प्लानिंग होगा, फिर एक्ट होगा, फिर ऑब्जर्व करेंगे और देन उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11, a good review of research literature
aims at subjective analysis of the content, provides the information about the authors and their affiliations, generates research questions and validating those techniques, conducts multiple task based screening. गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है कि ये इस दौरान हम क्या करते हैं, तो हम जनरेट करते हैं रिसर्च क्वेश्चंस को और वैलिडेटिंग दोज टेक्निक्स, और उसके लिए कौन सी टेक्निक होगी उनको हम वैलिडेट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, ए रिसर्चर फेल्स टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, है ना, in his her research, what implications will carry for his her principal research hypothesis। तो आप देखिए ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्वेश्चंस हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस शून्य परिकल्पना होती है, तो या तो वो एक्सेप्ट की जाती है या रिजेक्ट की जाती है। तो रिसर्चर्स फील टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तो उसने अपने लिए जो भी बनाया था, एक शून्य परिकल्पना की थी, वो रिजेक्ट हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो फेल हो गया टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, उसको नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल हाइपोथेसिस है वो ही रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, है ना। 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव। आप देखिए दो टाइप के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। मैंने सेपरेटली एक पूरी वीडियो इसी पर बना रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द मेन फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, सब्सक्राइब द प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज, कलेक्ट डेटा, यूज एम्पेरिकल मेथड, ये सब अपनी जगह। लेकिन सबसे मेन जो है वो क्या है, अवॉइड पॉजिटिविस्ट assumptions and data analysis। पहले से वो कोई भी assumption नहीं करता है ना, तो ये avoid होता है। तो ये 13 है। 14th में which of the following research formats focuses on hypothesis testing and generalization। तो यानी इनमें से कौन सा रिसर्च फॉर्मेट जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड है और उसका सामान्यकरण करता है। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। तो ये आपका ए आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखें क्या कह रहा है, ए हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहा है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, तो हाइपोथेसिस होता है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो एक्सप्लेनेशन को प्रोवाइड कराता है। तो आपका जो डी है वो करेक्ट आ जाएगा, सीधा सिंपल सा, क्योंकि ये रिसर्च क्वेश्चन और ये सब तो इसका है ही नहीं कहीं से कहीं तक। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। बहुत देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन यूनिट से आते हैं और वो टफ रहते हैं, लेकिन आप मेरे बताई गई टेक्निक से अगर चलोगे तो आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। अब कैसे टफ नहीं लगेगा, आप देखो क्वालिटेटिव की बात कर रहा है, ठीक है। ये कह रहा है क्रिएटिंग पर्पज स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चंस। पहले से ही आपने पर्पज स्टेटमेंट और ये कर लिया तो कहाँ से क्वालिटेटिव बचेगा, है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें भी पहला आ रहा है ना वो सब आपके आंसर नहीं हो सकते साहब। तो इसका मतलब है बी भी आंसर नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं। लो एक ही बार में हमारा आंसर करेक्ट बाहर निकल के आ गया। आप इसको चेक कर लेना, पूरा आपका यही आंसर आएगा। तो क्वालिटेटिव में स्टेटिंग द पर्पस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस इन अ ब्रॉड वे, बिल्कुल ब्रॉड वे में करता है। कलेक्टिंग ए डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम ए स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है। फिर कलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा, ना ना ना, न्यूमेरिक डाटा स्टैटिक एनालिसिस तो किस में किया जाता है भैया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है, यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। यस, आप इस बारे में आईसीटी वाला मेरा वीडियो जरूर देखना, उसमें मैंने आपको कुछ आईसीटी टूल्स बताएं जो कि टेक्स्ट एनालिसिस और वीडियो एनालिसिस, ऑडियो एनालिसिस किस टाइप से किया जाता है, ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस का हिस्सा है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 17, है ना। तो 17 है पोजीशन पेपर्स आर compiling of academic articles, no. Providing review articles, no. Offering a synopsis, no. Highlighting of issues and depiction as status, yes. Highlighting issues, ये कहलाता है पोजीशन पेपर्स। फिर है केस स्टडीज आर, केस स्टडीज क्या है,
केस स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स है, ये तो आपका जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी तो नेचुरल साइंस का हो गया, केस स्टडी नहीं होगा ये, ठीक है। इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन, ठीक है, अभी बात करते देखते हैं। ए रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन, ना ना ना, केस स्टडी थोड़ी हुई है, स्पेशलाइज्ड रिसर्च ना, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और सीधा इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशन, उससे संबंधित कंडीशन, तो ये कहलाता है आपका केस स्टडी। 18 क्वेश्चन नंबर 19, टर्शरी सोर्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स की बात तो आपने की, यहाँ टर्शरी सोर्स बोल रहा है। टर्शरी सोर्स ऑफ डेटा इज, है ना, फिल्म्स, बोर्डिंग, फिल्म्स, होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स, गवर्नमेंट गेजेट्स, न्यूज़पेपर, ये सब सेकेंडरी है। इंफॉर्मेशन डेराइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉलिसी पेपर, दोनों, तो दोनों से जो वो टर्शरी है, तो ये आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। Through which research method the manipulation of an independent variable and its effect on dependent variable is examined with reference to hypothesis under controlled condition, किस प्रकार की रिसर्च मेथड में किया जाता है, तो ये तो सीधा सीधा स्पष्ट है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो, तो ये सब तो जनरली लाइफ साइंसेस के एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपका सीधा सीधा स्ट्रेट ही आगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, तो ये आपका 20। फिर 21, बिब्लियोग्राफी, है ना, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट हैव्स those interested in further research, yes, shows the vast knowledge, अरे इससे क्या मतलब है, makes the report authentic, none is an option, ऑप्शनल पार्ट थोड़ी ना है, तो कंपलसरी पार्ट बिब्लियोग्राफी तो नहीं, तो सही हो गया आपका helps those interested in further research, आगे कौन भविष्य में इस पर इंटरेस्टेड है उनको लिए है ये। 22, the research design is specifically related to which of the following features in the research design के बारे में बात कर रहा है, तो सैंपल कलेक्शन, ना ना ना, सैंपल कलेक्शन नहीं है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान पॉसिबल हो सकता है। डिसाइडिंग अबाउट द टूल फॉर डेटा कलेक्शन, भाई ये तो इसके पहले ही आपका आ जाएगा रिसर्च डिजाइन, तो हाइपोथेसिस मैकिंग ये भी चॉइस, नो नो, सीधा सीधा फॉर्मेशन ऑफ ए प्लान, प्लान की फॉर्मेशन करना, तैयारी करना, है ना, तो ये तो आपका ऑलरेडी आएगा ही आएगा, है ना, एक हो गया। अब आप देखो कि हमें तो कोड में से लेना है, अब आप देखो कि जिसमें दो है वो सब आपके आंसर है, तो आप देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, तो अब हमको ऐसा देखना है कि जो वाकई आंसर हो ही नहीं सकता वो चीज हमें निकालना। चॉइस ऑफ द फील्ड इंक्वायरी, अरे चॉइस ऑफ द फील्ड इंक्वायरी, हाइपोथेसिस मेकिंग, ना ना ना, हाइपोथेसिस मेकिंग का रिसर्च डिजाइन से नहीं, डिजाइन में तो हम क्या करते हैं, हाउ वी विल कलेक्ट द डेटा, हमारी डेटा कलेक्शंस की टेक्निक्स क्या होगी, है ना, हम सैंपल का साइज क्या होगी, ये सब चीजें आती है, इसका मतलब कि थर्ड भी इसका है ही, तो आप देखो सेकंड और थर्ड जिसमें आ रहे हैं वो होगा, तो आप देखो सेकंड और थर्ड इसमें आ रहे हैं, है ना, इसमें नहीं, तो ये एक बाहर आपका हो गया, है ना, और ये तो आपका पहले ही बाहर हो गया था। अब आपके पास ये बचे सेकंड थर्ड, इसमें भी सेकंड थर्ड इसमें भी, अब यहाँ पे फर्स्ट और फोर्थ है। अब देखो फर्स्ट और फोर्थ की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है सैंपल सिलेक्शन और ये बोल रहा है हाइपोथेसिस, तो भाई डिजाइन जब हम कर रहे हैं तो सैंपल सिलेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, तो ये करेक्ट, तो एक दो तीन, तो एक दो तीन, मतलब कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 23, in which of the following research studies interpretation and meaning get more attention than formation of generalization, यानी किस प्रकार की रिसर्च स्टडी में इंटरप्रिटेशन और मीनिंग जो है वो जनरलाइजेशन को फॉर्मेशन करने में ज़्यादा आवश्यक है, तो आप देखो आपके पास कितने सारे हैं, हिस्टोरिकल स्टडीज़ है, सर्वे स्टडीज़ है, फिलोसॉफिकल स्टडीज़ है, और कोड वाला क्वेश्चन है एक्चुअल में, तो अगली स्लाइड हमको देखना पड़ेगी कि कौन से कोड है ना। अच्छा मैंने यहाँ भी 23 आ गया, यहाँ पूरा एक साथ ले ही लिया, है ना, तो आप देखो कि 23 है ना, तो आपको ये 6 आपको दे रखे हैं रिसर्च स्टडीज के तरीके, आउट ऑफ दिस 6 आपको आंसर लेना है, तो अगेन यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज होगी कि जो रिसर्च स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है,
तो आप देखो कि हिस्टोरिकल स्टडीज़ में तो ये सब चीज़ें हैं, तभी तो आप जनरलाइज कर पाओगे पूरा एक व्यापक पैमाने कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब है कि एक होना ही चाहिए, ठीक है। तो एक ये भी संभावना बन रही है हमारी और ये भी संभावना बन रही है। अब हम देखते हैं दूसरा, सर्वे स्टडीज। ये सर्वे इज अ पार्ट ऑफ, उससे जनरलाइजेशन थोड़ी ना होगा। जनरलाइजेशन ना ना, ये तो मतलब दो जिसमें वो आंसर नहीं होना चाहिए, तो दो इसमें ये बाहर हो गया, दो इसमें, ये तो पहले ही हमारा बाहर हो गया था। अब देखो ये दो बचे अब हमारे पास, तो ये तो पहले ही हम बाहर कर चुके हैं, सॉरी ये वाला है ना, ये बचा हुआ हमारा, है ना। एक इनमें से दो में से था हमारा आंसर, तो ये बचा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो फिलोसॉफिकल स्टडीज में आएगा और साथ में आएगा, है ना, एथनोग्राफिक स्टडीज में। तो ये आपका 23 का डी आंसर है। अब आता है 24, ए हाइपोथेसिस शुड बी कॉन्सेप्चुअली, है ना। एक हाइपोथेसिस जो है वो कॉन्सेप्चुअली क्या होना चाहिए, तो हाइपोथेसिस कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा तो फिर कैसे, ना ना ना, कॉम्प्लेक्स तो होना ही नहीं चाहिए हाइपोथेसिस, जटिल, आप ही उलझ जाओगे, आपको ही नहीं समझ में पड़ेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसका मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड तो हम हटा ही दें, ये कॉम्प्लेक्स इसमें है, ये हट गया, ओ ये भी हट गया। देन अब ये दो बचे हमारे पास। अब यहाँ आ रहा देखो, सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक, ये आ रहा ऑब्स्कर, कॉम्प्लिकेटेड, वही कॉम्प्लेक्स का ही भाई, कॉम्प्लिकेटेड ये बाहर, तो करेक्ट आंसर है। सिंपल होना चाहिए हाइपोथेसिस, है ना, तभी तो। क्लियर होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, ताकि अगर वो जनरलाइज हो जाएगा तो फिर मतलब थोड़ी ना होगा हाइपोथेसिस का। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25, है ना। मेल क्वेश्चनियर ऑब्जर्वेशन इंटरव्यूज एंड कलेक्टिव क्वेश्चनियर आर इंस्टेंसेस ऑफ। आप किसी को क्वेश्चनियर क्या करते हो, मेल करते हो, है ना, ऑब्जर्वेशन लेते हो, इंटरव्यू करते हो, कलेक्ट क्वेश्चनियर करते हो। तो ये सब आप क्या कर रहे हो, तो दीज आर नथिंग बट द प्राइमरी सोर्सेज, आप प्राइमरी डेटा कलेक्शंस का काम कर रहे हो, तो ये सब सोर्सेस हैं। फिर आता है द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक, है ना। तनावपूर्ण जीवन से हृदय आघात होता है, यानी उससे हृदय आघात की परिणति होती है। इसको आप किस प्रकार से लोगे, कौन से उसमें लोगे, तो आप देखो डिस्क्रिप्टिव तो नहीं है, एक्सप्लोनेटरी, व्याख्यात्मक, कोरिलेशनल, संबंध, ना ना, फिजिबिलिटी रिसर्च, ना। तो यही एक आपका आएगा एक्सप्लेनेटरी, मतलब यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन बाय रिसर्च कि अगर स्ट्रेसफुल लिविंग है तो ये हार्ट अटैक में रिजल्ट्स करेगी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है ना। फिर आता है आपका 27वां, है ना। ड्यूरिंग रिसर्च while recording observation, if an observer reads on individual based on the rating given in another aspect of the interaction, this is termed as the research। के दौरान जब आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, एंड एन ऑब्जर्वर रेट्स on individual based on the rating given in another aspect of the interaction। interactions के दौरान व्यक्तिगत तौर पर क्या रेटिंग दी गई है, उसके आधार पर आप जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो रिसर्च में इसको कहा जाता है हेलो इफेक्ट। तो इसका करेक्ट बेसिक क्वेश्चन है ये, इसका करेक्ट आंसर है हेलो इफेक्ट। अब आता है द फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड टू लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग की नींव डालना, बिल्डिंग द वॉल्स ऑफ ए होम, घर की दीवारें बनाना, पॉलिशिंग द डोर ऑफ अ बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग बन गई, अब डोर बना रहे हो आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग ऑफ ए हाउस, हाउस बना रहे हो। फिर आप क्या कह रहे हो, अब आपके पास देखो ABCD ये बच रहे हैं, अब आप देखोगे इसमें क्या करना है। देखो पॉलिशिंग, भैया घर बना, बन गया, कर गया, तो अब क्या बचा, कंस्ट्रक्शन ना, अब आपके पास बच रहा है A और B। बिल्डिंग द वॉल्स ऑफ ए होम, घर की दीवारें बनाना, तो दीवार बनाने के पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, नींव की, तभी तो आप घर बनेगा। तो फॉर्मुलेशन ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम, तो रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन का मतलब है लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग की, इमारत की नींव तैयार करना है, नींव बनाना। 29, ए शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रेस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन। जब डेटा कलेक्शंस के दौरान जो रिस्पोंडेंट्स हैं तो उनके बीच में एटीट्यूड शिफ्टिंग होता है,
इसको क्या कहा जाता है? तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इट इज कॉल्ड द रिग्रेशन इफेक्ट। इसीलिए तो रिग्रेशन हम करते हैं। सहसंबंध गुणांक जो होता है ना, समाश्रयण और सहसंबंध गुणांक की भी, जैसे जो ब्यूटी कंपटीशन होते हैं तो उसमें क्या होता है, दो जज होते हैं तो दोनों जज एक जैसे नंबर थोड़ी ना देते हैं। आजकल तो क्या है कि ये बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम आते हैं ना, टीवी शोज का, सारे गामा या डांस इंडिया डांस है, इस टाइप के। आपने देखा होगा कि एक ही कैंडिडेट्स या एक ही पार्टिसिपेंट्स के लिए है ना, दोनों जज के अलग अलग हो सकते हैं। ये यहाँ रिसर्च में भी एक तरह से कि दो रिस्पोंडेंट उसको कैसे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, तो दिस कॉल्ड द रिग्रेशन इफेक्ट। तीसवां, अगेन यहाँ पर कोड में से हमको लेना है ना, फ्रॉम लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स। इसमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स कौन कौन सी है ना? तो सिंपल रैंडम, नो नो नो। डायमेंशनल सैम्पलिंग, यस डायमेंशनल सैम्पलिंग होता है। तो अगर हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को अवॉइड कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ए भी हटाना पड़ेगा और सी भी हटाना पड़ेगा। अब हमारा आंसर क्या हो सकता है, आइदर बी हो सकता है और डी हो सकता है। अब देखो दोनों में दो भी है, पांच भी। पांचवा क्या कह रहा है ना, कोटा सैम्पलिंग, यस। अब हमको तीन और चार में से ही सिलेक्ट करना है कि तीन आएगा या चार आएगा। तो तीन कह रहा स्नोबॉल सैम्पलिंग और चार कह रहा क्लस्टर सैम्पलिंग। ना ना, क्लस्टर सैम्पलिंग नहीं हुआ, नॉन प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग, मतलब कि करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 31. The major characteristics of correlational analysis is to see out, है ना, characteristics of correlational analysis, सहसंबंध विश्लेषण की हम बात कर रहे हैं। तो correlational में हम क्या करते हैं, association of among the variables करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर आता है the conceptual framework in which a research is conducted is called, the conceptual framework है ना, धारणात्मक ढांचा पूरा एक बना हुआ है ना रिसर्च का। तो उस रिसर्च को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल। हमने पूरा कर दिया ना, तो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द रिसर्च डिजाइन, के हाउ वी डिजाइन आवर रिसर्च। फिर है स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए सैंपल यूजिंग, अब मैं एक अलग से इसका वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, सैम्पलिंग टेक्निक्स पर, स्पेशली फॉर सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल यूजिंग नेटवर्क्स, है ना, नेटवर्क के थ्रू। देखो ये स्नोबॉल को आप ऐसे समझो जैसे पहाड़ से जब कोई पत्थर लुढ़कता है ना, तो वो अपने साथ धीरे धीरे नीचे आता है ना, तो उसका साइज बढ़ता जाता है नेट, तो वो नेटवर्किंग है। तो ऐसे ये नेटवर्किंग हो रहा है, इसको बोलते हैं हम स्नोबॉल सैम्पलिंग, है ना। फिर है a tentative position with unknown validity that specifies a relation between two or more variable is called, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में जो कि अननोन वैलिडिटी है, लेकिन वो उनके बीच में टेंटेटिव रिलेशनशिप प्रपोजिशंस में स्टैब्लिश करती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस, शोध की परिकल्पना। फिर आगे चल के परिकल्पना या तो रिजेक्ट होती है या एक्सेप्ट होती है। 35. In which of the following research paradigm the focus of concern is on interpreting reality in terms of the participants perspective, पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव में इंटरप्रेटिंग करना, इट इज कॉल्ड द एथनोग्राफिक रिसर्च, इसको हम बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ें आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो है 36 to 70 35 क्वेश्चंस और हम करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरा पुराना जो वीडियोस जो है वो नहीं देखा हो, तो यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यूनिट 1 के दो पार्ट हैं, है ना, तो उन दो पार्ट्स को आप बिल्कुल देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देखिए। थैंक यू।